रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। नाउ सब लोग जो है इंटरनेट से मतलब आप लोग जो है डेव C++ डाउनलोड कर लेना, डेव C++। ये जो सॉफ्टवेयर है आप डेव C++ डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद में इसको इंस्टॉल कर लेना। जब आप इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद में इसको ओपन करना है जहाँ से भी आपने इसको वो किया है। ओके, नाउ हम इसको जो है ओपन कर रहे हैं यहाँ से डेव C++, ये रहा। इसका इंटरफेस ये है। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले कंट्रोल N से जो है न्यू फाइल बनाओगे। न्यू फाइल का इस तरीके से ओपन हो जाएगा फाइल। हम VS कोड में नहीं बना रहे हैं बिकॉज VS कोड में जो है बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए आप लोग अभी रेडी नहीं हो। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग रेडी नहीं है अभी, आधों को तो पता ही नहीं है कि क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम उस चीज़ पे नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये फाइल जो ओपन हुई है अभी तक सेव नहीं है, एज इट इज़। यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर तो ओपन हो गया है, इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, बट ये फाइल अभी तक सेव नहीं है। तो इस फाइल को आप पहले सेव करोगे कंट्रोल S करके। इसमें कुछ पहले आप टाइप कर लेना, लाइक इंक्लूड studio.h, फिर इसको सेव कर लेना। अब यहाँ पे जो सेव जो आपका फोल्डर होगा वो सभी जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका कॉमन फोल्डर होना चाहिए जहाँ पर आप सभी फाइल सेव करोगे। आपका भी जो फोल्डर है वो कॉमन होना चाहिए सभी फाइल्स के लिए, ताकि C का जो सारा कोड है एक ही जगह पे हो, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो हम इसके लिए जो है हमने पहले से बना रखा है। यहाँ पे हम बैक आते हैं, C ट्यूटोरियल, C प्रोग्राम, C ट्यूटोरियल्स में हम जाते हैं और इस क्लास को मैं दे रहा हूँ डमी क्लास या फिर डम क्लास। ठीक है, तो डम क्लास मैंने इसको नेम दिया है। और हमारे पास जो फाइल का नेम है, यहाँ पे फाइल का नेम कुछ भी आप ले सकते हो। इंट्रो टू C, एंड एक्सटेंशन इसका C होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाय डिफ़ॉल्ट ये CPP पे रहता है, C++, लेकिन हमें उसको चेंज करना है और बाय उसका जो एक्सटेंशन है वो C करना है। क्लियर है? एंड फिर उसको सेव कर देना है। इंट्रो टू C। नाउ ये जो हमने फर्स्ट लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हैज़ इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स और studio.h, ये आपको देना है। ओके, ये क्या है? ये एक प्री प्रोसेसर है। क्या है? प्री प्रोसेसर है। इट मीन्स जब भी हमारा फाइल यानी कि जब भी हमारा कंपाइलर इस फाइल को रीड करेगा तो वो सबसे पहले ये जो प्री प्रोसेसर है इसको कंप्यूट करेगा, इसको लोड करेगा और इसमें जितने भी डिफाइन किए हुए रिसोर्सेज है वो लोड करेगा। तो बेसिकली ये जो प्री प्रोसेसर है ये डिफाइन कर रहा है कि हम हमारी फाइल के अंदर एक studio.h फाइल है। ठीक है, तो ये हेडर फाइल्स को बता रहा है कि studio.h करके एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल में क्या होता है? हेडर फाइल में डिक्लेरेशंस होते हैं। क्या होते हैं? डिक्लेरेशंस होते हैं हमारे जो फंक्शंस होते हैं या फिर जो हमारे फंक्शनलिटीज़ हैं अदर का, उन सभी के डिक्लेरेशन है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर क्या होता है हम आगे देखेंगे, बट कहने का मतलब हमारे फंक्शनलिटीज़ के डिक्लेरेशंस हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों? बिकॉज C जो है सबसे ओल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनका, जब जो भी हमने अभी तक जिनके बारे में हम जानते हैं, लाइक जावा, C++, जावास्क्रिप्ट। तो C जो है 1970 के समथिंग बनी है। ओके, आप कंफर्म कर लेना, आई थिंक 1970 के समथिंग ये है। और उस टाइम पे ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी और ये पहली सक्सेसफुल लैंग्वेज थी जो कि हम ह्यूमंस के लिए काफ़ी इजीली हम प्रोग्राम्स लिख सकते थे। ओके, तो ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि फंक्शनल ओरिएंटेड को काफ़ी इजीली जो है कर देती थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है।
ओके। जावास्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल बनता है। क्या बनता है? सिंपल वेरिएबल एंड सिंपल फंक्शंस बनते हैं। तो सी बेसिकली फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको कहते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। ओके, यानी कि इसमें प्रोसेस हम डिफाइन कर रहे होते हैं अलग अलग कोड ब्लॉक में, और जो कोड ब्लॉक हमारे फंक्शंस हैं। ओके, तो यहाँ पर स्कोप का नॉलेज होना थोड़ा सा ठीक होना चाहिए आपका। और हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा जो पूरा ब्लैंक पेज है, जो ब्लैंक फाइल है, इसको आप कह सकते हो ग्लोबल स्कोप। क्या कह सकते हो? ग्लोबल स्कोप। अब इस ग्लोबल स्कोप का आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, टॉप, मिड, बॉटम। ओके, टॉप वाला जो पार्ट है इस टॉप वाले पार्ट में, टॉप ग्लोबल स्कोप, इसमें बेसिकली हम जो दूसरे जो डिक्लेरेशन है जो पहले से बताए हुए नहीं है, जो हमारे प्रोग्राम में हम खुद बता रहे हैं, यूजर डिफाइंड डिक्लेरेशन। तो यूजर डिफाइंड आर कंटेंट है। ओके, इसके बाद में आपके पास में आता है मेन फंक्शन, जो आपका एंट्री पॉइंट होता है। ओके, नाउ वी विल मेन एंट्री पॉइंट फॉर आवर प्रोग्राम। ये हो रहा है ना? ठीक है। तो मेन और प्रोग्राम, तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है void, ये आपको लगाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। इसके बाद में आपका फंक्शन का नेम मेन, ये मेन ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये कंपाइलर का जो है रिक्वायरमेंट है, कंपाइलर मेन फंक्शन को ही रीड करता है। ओके, नाउ आपको जो है बाकी की चीज़ें सेम है, कर्ली ब्रैकेट आप लगाओगे, ब्लॉक बनाओगे। ठीक है, एंड इसके जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, और इससे। तो ये जो ग्लोबल स्कोप टॉप वाला पार्ट हो गया, ये ग्लोबल स्कोप बॉटम वाला पार्ट हो गया। ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा मेन का पार्ट है। ठीक है, मतलब हमने हिस्सों को तोड़ा नहीं है, बस हमने सेक्शन बना लिया अपने अंडरस्टैंड, मतलब हमारी क्या कहते हैं उसको, विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और क्लियरली डिफाइन करने के लिए कि हम हमारे ग्लोबल स्कोप में जो डिफाइन कर रहे हैं कहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो void मेन जो है ये हमारा मेन फंक्शन है, और इसी के अंदर आप जो है क्या करोगे, जितना भी प्रोग्राम आपको रन करना है, मैं सिर्फ रन की बात कर रहा हूँ, डिक्लेयर और डिफाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रन की बात कर रहा हूँ। जब भी आप रन कर रहे हो तो वो इसके अंदर डिफाइन करोगे। ओके, अब बिकॉज ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पे हमेशा फंक्शंस को बना के रखोगे और फंक्शंस को ही यूज लोगे। तो पहला जो फंक्शन है वो है printf फंक्शन। क्या है? printf फंक्शन, और ये बेसिकली console.log का जो है वर्जन है। ओके, कल हमारी पाइथन की क्लास थी क्या? कोई थी हमारी पाइथन क्लास? तो ये printf है, और जो console.log था इसका रिप्लेसमेंट है। बट यहाँ पे बहुत सारी जो है दिक्कतें आने वाली है, वही आने वाली है। console.log जो है डायनेमिक है, मतलब चीज़ें बहुत अपने हिसाब से हैंडल कर लेता है, लेकिन printf को चीज़ें बतानी पड़ेंगी सारी। ओके, इसको बताना पड़ेगा कि आप एक इंटीजर टाइप का डेटा दे रहे हो तो बताओ भैया इंटीजर है या नहीं है, फ्लोट का दे रहे हो तो फ्लोट के लिए बताना पड़ेगा, स्ट्रिंग दे रहे हो तो स्ट्रिंग के लिए बताना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम printf बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्ट्रिंग दे रहे हैं, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड क्या कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। ओके, ये हमारा है। अब यहाँ पे आपको हर स्टेटमेंट के लास्ट में ये जो सेमीकोलन है ये लगाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, नहीं तो वो आपको बड़े ही सुनहरे शब्दों में जो है एरर बता देगा, भैया एरर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटा, सबसे छोटा प्रोग्राम जो कि हर एक नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। ओके, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, टेस्टिंग के लिए है। और
स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, कहाँ गया, रन एंड बिल्ड, एग्जीक्यूट पे आप जाओगे, यहाँ से आप इसको कंपाइल एंड रन करोगे। क्या करोगे, कंपाइल एंड रन। तो जब भी आप अपने प्रोग्राम में चेंजेस करते हो तो कंपाइल एंड रन करना आपको, ओके। एंड यहाँ पर जो आपको आउटपुट दिख रहा है ये है हमारा हेलो वर्ल्ड। लास्ट का आउटपुट नहीं है, ये आउटपुट नहीं है, ये सिर्फ इतना सा आउटपुट आपका हेलो वर्ल्ड, ओके। ये आउटपुट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। अगर आप इस बाहर लिख देते हो प्रिंट एफ यहाँ पे हेलो, तो क्या होगा, पहली बात तो ये एक मिनट, हेलो। एंड अब इसको रन करते हैं यहाँ से, और ये हमें एरर दे रहा है एक, एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्पेसिफायर और बीइंग स्ट्रिंग कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ नहीं कि आप जो है आउटसाइड मेन फंक्शन कोई भी कॉल नहीं कर सकते, आपको मेन फंक्शन में ही कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आउटसाइड मेन फंक्शन आप कोई भी कॉल नहीं कर सकते, तो आप मेन फंक्शन के अंदर ही कॉल, आउटसाइड मेन फंक्शन आप डिक्लेयर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ओके। कॉल आपको इसी के अंदर करना पड़ेगा, क्लियर है। नाउ अब सेकेंड पार्ट, हेलो वर्ल्ड हमने कर लिया है, अब आ रही आती है वेरिएबल्स बनाने की। वेरिएबल्स बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, सबसे पहले आप जो है पहले यहाँ पे हम इसका वो दे देते हैं सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स सबसे पहले आप टाइप लिखते हो, डेटा टाइप। क्या लिखते हो, डेटा टाइप। फिर उसके बाद में जो वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल का जो लिखने का तरीका वही सेम है जावास्क्रिप्ट का। आप पहले जो है वर्ड नहीं लिख सकते, सॉरी नंबर नहीं लिख सकते, डिजिट स्पेशल सिंबल नहीं लगा सकते, ठीक है, स्पेस नहीं दे सकते, वो सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे, ओके। और ये भी केस सेंसिटिव है, यानी कि यहाँ पे कैपिटल एन और स्मॉल एन दोनों में डिफरेंसेस हैं, ओके। तो डेटा टाइप आप पहले आप डेटा टाइप दोगे, फिर आप वेरिएबल का नेम दोगे, ठीक है, और ये सेमीकोलन आप लगाओगे, ये आपका होगा डिक्लेयर और वेरिएबल। अगर यहाँ पे सिंटैक्स ये रखते हो, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, सिंटैक्स आप ये रखते हो सम वैल्यू, तो इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, तो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। नाउ यहाँ पर जो डेटा टाइप्स है वो बहुत सारे हमारे पास, ठीक है, सी में बहुत सारे डेटा टाइप्स है, और इसको बनाने के, इतने सारे डेटा टाइप्स बनाने का एक रीज़न भी ये था कि मेमोरी मैनेजमेंट, ओके, बिकॉज मेमोरी मैनेजमेंट हमें खुद से करना होता है यहाँ पे, और जावास्क्रिप्ट में मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होता है, यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट खुद से करना होता है हमें। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसके अंदर कितना स्पेस है, तो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स है, और अभी हम कुछ बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करते हैं इंटीजर। इंटीजर का जो टाइप, जो कीवर्ड है वो इंट है। क्या है? इंट है। दूसरा आता है हमारे पास में फ्लोट। तो फ्लोट के लिए जो कीवर्ड है वो है फ्लोट, ओके। इसके बाद में जो है वो है डबल। डबल के लिए भी जो है डबल कीवर्ड है। सर फ्लोट का क्या है? फ्लोट डबल के लिए वो डबल है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का कोई तत्व नहीं पाया जाता, ठीक है। स्ट्रिंग नाम का कोई तत्व नहीं पाया जाता है। यहाँ पे होता है कैर। क्या होता है? कैर, कैरेक्टर, सॉरी एक मिनट उल्टा लिख दिया, कैरेक्टर, उसके लिए आता है कैर। स्पेलिंग मिस्टेक है। एंड यहाँ पे बूलियन नाम का भी तत्व नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो बूलियन के लिए आपको क्या करना होता है? बूलियन वैसे होता नहीं है बूलियन टाइप का यहाँ पे,
एंड आप क्या करोगे बुलियन के लिए, अगर आपको ट्रू पॉइंट आउट करना है तो 1 लिखोगे, और फॉल्स पॉइंट आउट करना है तो क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। हम ट्रू और फॉल्स जो है कस्टम बना सकते हैं हमारे हिसाब से, हम बनाना चाहे तो, लेकिन ट्रू के लिए आप हमेशा 1 लोगे। जब भी आपको 1 मिल रहा है इसका मतलब ट्रू है, अगर वो ट्रू और फॉल्स के उसमें बात कर रहा है तो, ओके। एंड फॉल्स है तो वो 0 है, ओके। ये printf क्या है? Main function है। क्या है, Main function। मेन फंक्शन है ये। हाँ। printf तो एक प्रिंटफ एक फंक्शन है, क्या बताया, function है। कहाँ ध्यान रहता है आपका, नहीं वही confirm कर रहा था। ये तो मैंने सबसे पहले ही बताया था ये, और वहाँ पे वो ये भी क्या था इस तरीके से, console.log। ये भी फंक्शन ही है, तो ये भी फंक्शन ही है। ओके, तो हमने ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स रखे, इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। एंड इनको मॉडिफाई करने के लिए, इनकी रेंज को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, टू मॉडिफाई फॉर ईच टाइप डेटा, हमारे पास कुछ कीवर्ड्स है लाइक अनसाइन, शॉर्ट, लॉन्ग, ये कुछ कीवर्ड्स हैं। इनका यूज करके हम इनकी रेंज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये डिसाइड करता है कि आप अपने उसमें डेटा में कितना बड़ा वैल्यू रख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर जो इंट है, पहली बात तो ये जो है सी जो लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है, आपके प्लेटफॉर्म का जो आर्किटेक्चर है वो डिसाइड करेगा कि आपके वेरिएबल का रेंज क्या होगा, ओके। तो अगर हम यहाँ पे रेंज की बात करते हैं, मुझे ऐसे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो मैं यहाँ पे जो है सी डेटा टाइप्स रेंज यहाँ से मैं लेता हूँ, और आई थिंक इन्होंने सही बता रखा होगा, ओके। तो ये बता रहे हैं 16 बाइट का, कौन सी मशीन के लिए बता रहे हैं ये, ओके। तो वैसे देख के बताना पड़ेगा। एंड ये है ये 32 बाइट और ये 16 बाइट, 16 बिट और 32 बिट, ओके। तो यहाँ पे अब आपको बिट एंड बाइट्स की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, जो कि हम यहाँ पे करते हैं। 8 बिट जो है, 8 बिट्स मिलके बनाता है 1 बाइट। क्या बनाता है? 1 बाइट। और 8 बिट्स यहाँ पे हमारे जो एक पर्टिकुलर नंबर को, वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 8 बिट्स का पैटर्न बनाया। क्या बनाया? पैटर्न बनाया, यानी कि जो भी हम वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे वो इन 8 बिट को यूज करते हुए रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे इनके पैटर्न्स को मिला के हम जो है वैल्यूज बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बाइनरी आस्की टेबल में देखा था, ओके। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं वापस से बता देता हूँ। जैसे ये 65 पे आता है कैपिटल आस्की बाइनरी टेबल, तो ए जो है 97 पे यहाँ पे है, और ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। और अगर इसको कंपेयर करोगे ए को, वो कैपिटल ए है, कैपिटल ए है वो। तो यहाँ पे कंपेयर करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं ये? 8 है, ये तो 8 बिट है। कितना है? 8 बिट्स है ये। तो इनके सीक्वेंस के जो जो कॉम्बिनेशन बनता है, और इन कॉम्बिनेशंस के जो पैटर्न्स होते हैं,
उन्हीं से हम हमारे नंबर्स बनाते हैं। ओके, तो ये जो वैल्यूज़ है, इंटीजर वैल्यूज़ है, आप उसको जो है स्टोर करते हो कितने में, या तो 2 बाइट के अंदर, ठीक है, 2 बाइट मेमोरी के अंदर स्टोर करते हो, या फिर 4 बाइट मेमोरी के अंदर स्टोर करते हो। 2 बाइट के अंदर कब करते हो, जब आपके पास 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर हो, और 4 बाइट कब करते हो, जब आपके पास में 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर हो। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है किस पे, आर्किटेक्चर पे। और कैरेक्टर जो है ये हमेशा 1 बाइट ही लेगा। क्लियर है, 1 बाइट मतलब 8 बिट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले काम में, क्योंकि यही डिसाइड करेगा आपकी स्ट्रिंग की लेंथ। ओके, इसी तरीके से हमारे पास में अनसाइंड कैरेक्टर है, अनसाइंड कैर है, अनसाइंड इंटीजर है, शॉर्ट इंटीजर है, इस तरीके से है। तो डिफरेंट जो कीवर्ड्स हमने बताए हैं उनको आप यूज़ करके इनको मॉडिफाई कर सकते हो, इनकी रेंज की मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, एंड उसके हिसाब से उनकी रेंज जो है मॉडिफाई हो जाती है। एंड डिपेंडेंट आल्सो डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है उस पर। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है 8 बिट का, और तो आप जो इसको याद कर सकते हो, कैरेक्टर ये इसका रेंज है। ठीक है, और वैसे भी इसको याद कोई नहीं करता है, आप बेसिकली कंप्यूट करते हो इनको, और इसको याद नहीं करना, इसको याद करना है आपको, और बेसिकली इसको कंप्यूट करना है। और ये वेल गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकते हैं, बट हमारे जो है इतने काम के नहीं है ये, मतलब याद करने के पर्पज़ से काम के नहीं है। एक चार्ट बना के रख लेना है कि रेंज कितना है उसका, वहाँ पे काम आएगा। क्योंकि जब हम इनके अकॉर्डिंग, मतलब हम मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, तब तो बहुत ज़्यादा यूज होंगे ये। क्योंकि हम वहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा मेमोरी में कितना, हमारा जो रैम है उसमें कितना वैल्यू पुट कर रहे हैं, और उसका रेंज क्या होगा, 1 बाइट का होगा, 2 बाइट का होगा, 3 बाइट का होगा। क्योंकि बाइट बन के ही जो है किलोबाइट बनता है, और किलोबाइट बन के ही जो है मेगाबाइट बनता है, और मेगाबाइट से ही जो हमारा गीगाबाइट बनता है। तो आज के टाइम पे जो इतने सारा जो जीबी बढ़ रहा है ना, वो इन्हीं की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, तो सोच समझ के जीबी बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना लिया इंटीजर जो भी आपका वो है, लाइक नंबर, और नंबर में आप जो है दोगे 1 2 3 4 जो भी आप देना चाहो नंबर। ओके, इंट 4। तो अभी जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो इंट बनाया है, ये हमारा 4 बाइट का जो है वेरिएबल है। 4 बाइट इसमें रहता है, क्योंकि हम 32 बिट और 64 बिट का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास में एक फंक्शन है साइज ऑफ फंक्शन है, ये साइज बताता है कि आपके पास में कितना बाइट है। ओके, तो प्रिंट एफ करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिखते हैं साइज ऑफ और नंबर। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं साइज ऑफ नंबर, बट यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला। अब मुझे कौन बताएगा कुछ नहीं आने वाला, क्यों नहीं आने वाला? एंड सबको सही लिखा हमने, ठीक है। एंड मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ F11। एक मिनट, F11 जो है वो शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ मैं। और जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला, ऑपरेशन डिड नॉट कंप्लीट। ओके, एक एरर है, और ये एरर इसकी वजह से नहीं है, एक एरर है एंटीवायरस की वजह से। ध्यान रखना है, जब भी आप डेव C++ की हेल्प से जब भी सी प्रोग्राम बनाओगे और आपके पास में एक एंटीवायरस ऑन है, तो उसको डिसेबल करना पड़ेगा, क्योंकि डेव C++ जो रजिस्टर्ड प्रोग्राम बनाता नहीं है। ओके, और कोई भी प्रोग्राम अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो एंटीवायरस उसको जो है वायरस समझता है। ओके, तो वो बीच में ही ब्लॉक कर देगा उसको रन चलने से पहले। तो हमारे जो एंटीवायरस को उसको बंद कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से इसको टर्न ऑफ कर लेते हैं। आई थिंक 30 मिनट बहुत है, 30 मिनट में हमारा हो जाएगा। 30 मिनट में 15 मिनट भी बहुत था। ओके, एंड अब इसको रन करते हैं F11 से, या फिर आप एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है हेलो वर्ल्ड साइज ऑफ नंबर आया। पहली बात तो कोई भी एक्स्ट्रा नई लाइन नहीं बनाता है प्रिंट ऐप में। जब भी आप दोगे तो न्यू लाइन नहीं बनेगी। कंसोल लॉग तो न्यू लाइन बनाता था, यहाँ न्यू लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, तो आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सब काम मैनुअली करना पड़ता है, पक्का पकाया कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतने दिनों से जावास्क्रिप्ट पे खेल लिया, पक्का पकाया माल मिल रहा था, बहुत मजे आ रहे थे। यहाँ पे सब कुछ पकाना पड़ता है। ठीक है, लकड़ी भी खुद ही तोड़ो, ठीक है, आग भी खुद ही जलाओ, और खाना भी खुद ही पकाओ, शिकार भी खुद ही करना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे घर में नहीं रहे आप, जंगल में रह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रिंट टैब हमारे पास है और यहाँ से हमने दिया, तो मैं यहाँ पे स्लैशन लगा देता हूँ। और स्लैशन क्या करता है, स्लैशन आपका न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो ये आपका न्यू लाइन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहाँ गया, यहाँ पर हम जो एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइल एंड रन, बट कुछ भी नहीं आ रहा है। आना चाहिए था ना, साइज ऑफ नंबर जो है हमें एक इंटीजर दे रहा है, नंबर दे रहा है, तो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। सर जैसे कि आपने साइज ऑफ ओवर नंबर लिखा है और आपने साइज ऑफ नंबर लिखा है, तो साइज ऑफ नंबर क्यों शो नहीं कर रहा? इसमें फंक्शन है क्योंकि सर इसमें आप नंबर को डिफाइन नहीं किए साइज ऑफ आवर नंबर के अंदर, जैसे परसेंटेज लगा के डिफाइन करते हैं कि ये क्या बताना करता है, नंबर है, इंटीजर है, फ्लोट है। मेन में करना और ये ऊपर डिक्लेयर होगा पहले इंडेक्स नंबर को डिक्लेयर होगा, फिर स्ट्रिंग के अंदर बताना पड़ेगा। ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहे हो, आपको तो आना चाहिए। सर आपने बताया कि मेन के अंदर अपन डिक्लेयर नहीं करते, मेन के बाहर ही करते, तो हमने उसको डिक्लेयर किया नहीं कितना। तो डिक्लेयर तो वेरिएबल को करते हैं ना, वेरिएबल और फंक्शन को, तो ये तो प्री डिफाइंड है। और साइज ऑफ तो ऑपरेटर के तौर पे यूज होता है यहाँ पे। यहाँ पे ये इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, ये एक फंक्शन के तौर पे यूज नहीं होता है, एक ऑपरेटर के तौर पे यूज होता है, ठीक है। अब पता नहीं ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, करता तो फंक्शन की तरह काम है, बट यहाँ पे ऑपरेटर इसको हम कहते हैं, ओके। जैसे अपन और कुछ लिखेंगे तो शो कर जाएगा नहीं। सेंटेंस डी लिखते हैं इसके लिंक के लिए, क्यों लिखते हैं, पता नहीं कोई एक वीडियो देखी थी उसमें लिखते हैं। तो क्या है, जैसे कि हमने बताया कि खुद ही लकड़ी तोड़ो, खुद ही जलाओ, सब कुछ बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंट एफ जो हमने फंक्शन है उसको बताना पड़ता है कि भैया हमारे पास में एक वैल्यू है, प्रिंट एफ बेवकूफ़ है, उसको नहीं पता कि कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो हमें बताना पड़ेगा भैया हमारे पास में इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, तो भैया कृपया करके इंटीजर को हमें प्रिंट करने दो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से प्लेस होल्डर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लेस होल्डर्स बनाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की हेल्प से। तो जब भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रख देते हैं तो वो एक प्लेस होल्डर बन गया, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर के जस्ट बाद में %d टेम्पलेट स्ट्रिंग, पता है ना सबको टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है, कुलदीप टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है, करण मैं पूछ रहा हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा कब बताया था। वो स्ट्रिंग को सिग्नल बानू बताएगा। जो हम बैक टिक लगा के $साइन में फिर वेरिएबल पुट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कुलदीप को तभी याद नहीं आया। कितने बजे पहुंचते हो घर पे, हैं? मतलब क्या फ़ायदा है यहाँ पे जाने के बाद में, जब आप घर पे रिवीजन ही नहीं कर पा रहे हो तो। अच्छा, तो तब याद करके आओगे। हाँ, इनको याद करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो वहाँ पर हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रिंग है और वहाँ पे हम प्लेस होल्डर बनाते हैं। तो वह जब प्लेस होल्डर बनाते हैं तो हमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप किस टाइप का डेटा दे रहे हो, बट यहाँ बताने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम % के बाद में फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो टाइप होता है वो देना होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, ओके, और सभी का टेबल जो है हम यहाँ पे लगा देंगे। बट अगर हमें इंटीजर जो है वो बताना है तो %d यूज करना होता है। जितने ज़्यादा %d यूज करोगे आप उतने ही ज़्यादा प्लेस होल्डर्स बना रहे हो। कितने बना रहे हो?
प्लेस होल्डर्स, यानी कि आप अगर 3% डी बना रहे हो तो इसका मतलब है कि 3 प्लेस होल्डर बना रहे हो, यानी कि 3 वैल्यू रख सकते हो आप वहाँ पे अलग अलग, ठीक है, लेकिन तीनों ही इंटीजर होनी चाहिए, आप फ्लोट नहीं रख सकते वहाँ पे, ठीक है, इंटीजर होनी चाहिए। डी की कोई ऐसी फुल फॉर्म होती है कि जो इससे कनेक्ट करे, जैसे डी क्यों लिखा गया है यहाँ पे, जैसे कैरेक्टर में अपन CH इनके लिए डी क्यों लिखा गया है? इंट के लिए डी क्यों लिखा गया है? हाँ, क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा याद रखने में। नहीं, याद रखने के लिए नहीं है, आई थिंक ये डिजिट के लिए है हमारे पास में। आई बी अगर हम लिखते हैं तो आई से रन होना चाहिए वो, आई थिंक आई बी है हमारे पास में इंटीजर्स के लिए, कंपाइल एंड रन 4, ठीक है। एंड डी जो है आई थिंक हम डबल्स भी अगर हम इसे यूज़ करते हैं, लाइक डबल तो नहीं है, आई में हम लॉन्ग वैल्यूज भी यूज़ कर सकते हैं आई के लिए, बट डी के लिए %d है, और पता नहीं इन्होंने क्यों रखा है ऐसे %d, इनको जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स में नहीं मिल रहा होगा, या फिर प्रिजर्व हो चुके होंगे जो इंटीजर के लिए, जैसे कि इंटीजर जो आई होता है वो लॉन्ग इंट के लिए यूज होता है, लॉन्ग इंट या फिर लॉन्ग इंट जो है उनके लिए यूज होता है, ओके। तो हमारे पास काफ़ी सारे जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है, तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं सी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की लिस्ट अगर हम चाहिए यहाँ पे, तो इनके पास पता नहीं कितने हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर सी में, तो ये एक कंप्लीट लिस्ट है, और इसमें आई जो है ये अनसाइंड इंटीजर के लिए यूज हो रखा है ऑलरेडी, तो पहले से ही आई जो है रिजर्व हो चुका है अनसाइंड इंटीजर के लिए, तो आपको एक नॉर्मल इंटीजर के लिए जो है अलग से एक वो चाहिए फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो वहाँ पर फिर उन्होंने %d यूज किया साइंड इंटीजर के लिए, अनसाइंड के लिए आई है और साइंड के लिए डी है, ओके। और बाय डिफ़ॉल्ट हम साइंड इंटीजर यूज करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इंट लिखते हैं तो साइंड इंटीजर होता है वो, ओके। और जब आप अनसाइंड इंटीजर मतलब इंट के आगे जब अनसाइंड लगा देते हो तो वो अनसाइंड इंटीजर बन जाता है, और वो आई यूज़ करते हो फिर उसके लिए। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की एक टेबल है, ये भी हम जो है हम पुट कर देंगे वहाँ पे, आप चाहो तो इसको भी जो है प्रिंट निकाल सकते हो, प्रिंटर यहाँ से प्रिंट करना है और फटाफट से वो प्रिंट निकल जाएगा, बस ख़त्म कहानी, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट करके डिस्कॉर्ड पे शेयर कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें खास, बस आपको ध्यान रखना %d जो है यहाँ पे हम %d यूज़ कर रहे हैं साइन इंटीजर और सिर्फ इंटीजर के लिए, ओके। तो यहाँ पे आप साइज ऑफ नंबर, ये आपको क्या देगा, नंबर देगा, लेकिन ये जो नंबर देगा उसका वैल्यू जो आप वैल्यू रखोगे बाइट के अंदर रखोगे, किस में रखोगे, बाइट में रखोगे, तो ये आपको देगा 4 बाइट। कितनी दे रहा है, 1 मिनट, अब इसको क्यों रन कर रहे हैं, इसको रन करना ही नहीं हमें ये रन करना है, 4 बाइट। कितना दे रहा है, 4 बाइट। और आप एक कैरेक्टर बनाते हो लाइक आप एक कैरेक्टर बना रहे हो, कैरेक्टर में आप सिर्फ एक बार में एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग आप नहीं लिख सकते, और यहाँ पर भी डिफरेंसेस हैं सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के मीनिंग में। आप सिंगल कोट्स में जो है सिर्फ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, ठीक है, और डबल कोट्स में आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग को लिखने का भी एक तरीका है यहाँ पे, आप ऐसे नहीं कि वेरिएबल बना दिया और उसमें स्ट्रिंग रख दी, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, खाना पकाना पड़ेगा फूंक फूंक मार मार के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर बना लिया एक CH, और इसमें एक C जो कैरेक्टर है वो ये कर दिया, A रख दो यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हम %d को डुप्लीकेट कर रहे हैं और यहाँ पे दूसरा बना रहा है, एक यहाँ पे /n भी लगा रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये वाला जो प्रिंट फंक्शन जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करे उसके बाद में न्यू लाइन बन जाए, ताकि हम नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट को प्रिंट करा सके। अगर यहाँ पे /n नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये आगे वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट जो भी प्रिंट कराएगा ना उसी के आगे हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना आपको। /n यहाँ लगा दिया और इसी तरह से /n यहाँ लगा दिया, और जब भी आप कोई भी ट्यूटोरियल देखोगे तो आपको हो सकता है कि काफ़ी के सारे केसेस में दोनों जगह /n देखने को मिले,
ठीक है, टॉप एंड बॉटम में ये होता है। कुछ लोगों की आदत होती है दोनों जगह स्लैशन लगाने की, तो हो सकता है कि आप लोग जो है काफ़ी बुक्स में भी आप देख सकते हो, बट आपको ज़रूरत हो वही लगाना है। ओके, जो ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना दिमाग लगाओ, आपको ज़रूरत है वहाँ लगाओ। ओके, एंड यहाँ पे हम साइज ऑफ जो है उसमें हम जो हमारा कैरेक्टर है वो पास कर रहे हैं, और साइज ऑफ ओवर कैरेक्टर, तो कैरेक्टर का जो साइज है कंट्रोल वाई, कैरेक्टर का जो साइज है, बिकॉज साइज ऑफ हमेशा इंटीजर देगा तो आप % ही रखोगे यहाँ पे। एंड दोबारा जब भी हम चेंजेस कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट करना है, कंपाइल करना है, रन करना है। तो सेकंड जो है वो दे रहा है 1 बाइट, तो कैरेक्टर कितना दे रहा है 1 बाइट दे रहा है, और इंटीजर कितना दे रहा है 4 बाइट। दो चीज़ें हमने कर ली। अब दो और जो है वो है फ्लोट और डबल। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्लोट और डबल दोनों ही जो पॉइंट वाली जो डेसिमल वैल्यूज़ है उनको स्टोर करने के लिए यूज होता है, लेकिन फ्लोट का जो रेंज होता है वो डबल से थोड़ा कम होता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लोट में कितना उसका जो रेंज है, मतलब कितना मेमोरी लेता है फ्लोट, और जो डबल है वो कितना मेमोरी लेता है। ओके, नाउ यहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोट एंड डबल तो फ्लोट आपको लिखना है, फ्लोट के आगे आपको जो भी कोई भी नंबर लिखना है, नंबर ए, फ्लोट एफ नंबर, इस तरीके से लिख लो, और इसमें आप पॉइंट वाली कोई भी वैल्यू लगा दो, जैसे कि 3.14। ठीक है, तो ये हो गया पाई। क्या है ये पाई अब आप लोगों को ये भी नहीं पता पाई क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है फ्लोट, अब आप लगाओगे एफ, क्या लगाओगे एफ, ठीक है, और एफ जो डिफाइन करता है वो, एक मिनट गलती, माय मिस्टेक, क्योंकि साइज ऑफ तो हम इंटीजर ही देगा ना, फ्लोट थोड़ी देगा। एफ कब लगाते, जब हम इसको प्रिंट कराते, जब हम इस नंबर को प्रिंट कराते हैं तब हम एफ लगाते हैं, लेकिन ये जो साइज ऑफ है ये हमें इंटीजर दे रहा है तो इंटीजर प्रिंट कराना हमें। ओके, %d, एंड यहाँ पे साइज ऑफ और फ्लोट नंबर, यहाँ पे इसे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, एंड यहाँ पे गड़बड़ी होगी। ओके, तो ये है एफ नंबर, तो कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, ये आता है 4 बाइट। ओके, तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है ये ले रहा है कितना, 32 बिट और 64 बिट पे ये कितना ले रहा है। वैसे हम 64 बिट रिलीज यूज़ कर रहे हैं, हम इसको 32 बिट पे भी करते हैं तो भी हमें 4 बाइट ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4 बाइट का जो है मेमोरी जो कंज्यूम कर रहा है, एक सिंगल 3.14 लिखने पर 4 बाइट हमारा कंज्यूम हो रहा है, ओके, मेमोरी के अंदर। ओके, नाउ हम अगर हमारे पास में डबल हो, डबल डी नंबर एंड 3.14 सेम जो पाई है, डबल पाई, ठीक है, एंड इसको कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, यहाँ पे डी कर दो, यहाँ पे भी डबल नंबर कर दो, और यहाँ पे कितना मिलता है हमें 8 बाइट। दोनों में ही हम पॉइंट जो डेसिमल वैल्यूज़ है उनको हम स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, जो इंट है, जो हमारा फ्लोट है वो 4 बाइट की मेमोरी लेगा, और जो हमारा डबल है वो 8 बाइट की मेमोरी लेगा। ठीक है, एंड दोनों में डिफरेंसेस क्या हुआ कि अगर हमारे पास में काफ़ी लंबी वैल्यू है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है, करोड़ों में है, बिलियंस ट्रिलियंस में है, तो वहाँ पर डबल नंबर जो है काफ़ी इजीली उसको टैकल कर सकता है, जबकि फ्लोट में वो नंबर हम स्टोर नहीं करवा सकते अगर बड़ा नंबर है तो। ओके सर, जैसे ना कितने ज़्यादा नंबर स्मॉल नंबर तो आप कैसे कराओगे?
100 नंबर नहीं, नंबर एक ही है, लेकिन वो उसकी वैल्यू कितनी है। अभी जैसे कि भाई अपन को जैसे ज़्यादा लेना है नंबर तो अपन डबल को यूज़ करेंगे, तो जैसे यूज़ काम कैसे करेगा वो, मतलब भाई फ्लोट काम तो नहीं कर रहा है। इसको ऐसा समझो, मुझे पता था आपसे क्वेश्चन आने वाला है। इसको ऐसा समझो, हमारे पास में 1 लीटर की बोतल है, तो आप उसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी भर सकते हो क्या? नहीं भर सकते ना। तो फ्लोट भी कुछ ऐसे ही है। फ्लोट में जितना आप वैल्यू रख सकते हो, जितनी रेंज तक वैल्यू रख सकते हो, यानी कि आप 1 से 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख सकते हो इसमें, लेकिन 1 से 100 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख सकते हो, लेकिन 100 से आगे नहीं रख सकते। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, रेंज एक्चुअल में अलग है, ठीक है। तो 100 के अलावा नहीं रखना है। अगर आपके पास में 100 से आगे की कोई वैल्यू है तो कैसे करोगे काम? तो फिर वहाँ डबल यूज लेंगे। उसी तरीके से अगर हमारे पास में 1 लीटर की बोतल है और हमें 4 लीटर का पानी भरना है तो 4 लीटर की बोतल रहेंगे। समझ में आ गया? जैसे 100 से ज़्यादा वैल्यू पर रखनी कैसे, मतलब इसमें कोड में लिखना पड़ेगा कैसे? हाँ बिल्कुल, वेरिएबल के अंदर जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 100 ऐसे ही तो लिखोगे। वेरिएबल में वैल्यू ऐसी तो रखते हैं आप भी ना। कैसे, मतलब क्या सोचते हो आप? आपका सोचने का तरीका मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, जैसे आप तो बहुत पुराने हैं। हम नए आए हैं, हम सभी के लिए बोलो सर। तो अब समझ में आ गया रेंज क्या है एक्चुअल में। इनकी रेंज आप यहाँ से देख सकते हो। वैसे तो कंप्यूट करनी पड़ती है, याद मैं रखता नहीं हूँ। एंड जो फ्लोट है, फ्लोट किधर गया? अरे फ्लोट किधर है? फ्लोट नहीं है सर, लेना पड़ेगा। ये रहा फ्लोट। तो फ्लोट की रेंज है ये 3.5 एक्सपोनेंशियल टू 38, ठीक है। जो इसका पावर है 10 to the power 38, ठीक है। और 8 में जो 10 to the power 308 है, ओके। हाँ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको यहाँ रख लो। और एक मिनट, नंबर कहाँ गया? अरे मुझे ये नहीं चाहिए था, कन्वर्टर चाहिए था। ये भी नहीं था यार। यहाँ पे एक आता है, वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये तो स्टैक ओवरफ्लो पे आ गया। अरे ये नीचे C++, अच्छा ये तो हो गया। इसमें कहीं रखा होगा। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि यहाँ पे है 3.415 e to the power 5, ठीक है। मतलब e+5 जो है इक्विवेलेंट 2 है, यानी कि अगर आप इसको 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 जो है एज इट इज ऐसे आ जाएगा। तो ये जो e+10 और e-10 का मतलब जो होता है वो पावर होता है 10 का, 10 to the power 5 है, 10 to the power इस तरीके से है, ओके। तो यहाँ पे हम जो है अगर हमारे पास में E38 है तो 37 जीरोज़ के साथ वो काम करेगा। 30 माइनस और 38 प्लस है तो 37 जीरोज़ के साथ में वो काम करेगा पॉजिटिव में, ओके। तो माइनस में वो पावर जो है माइनस हो जाती है और प्लस में वो पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, ये लिखने का तरीका है साइंटिफिक नंबर्स को, ओके। बट मैं ये ओपन नहीं करना चाह रहा था। हमारे पास में क्या है, गूगल के पास में ये एक ऑलरेडी कन्वर्टर है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी और पता नहीं वो ओपन क्यों नहीं हुआ। नंबर कन्वर्टर,
मिलेगा तो बता दूंगा। अपने सर जब बात- वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, और जब भी आप उस पर नंबर लिखते हो तो उसका एक्चुअल वैल्यू दे देता है वो। और एक्चुअल वैल्यू इतना हार्ड भी नहीं है कंप्यूट करना। तो आप कैलकुलेटर में जाओ, और जैसे कि हमारे पास में क्या नंबर है इसका, क्या था वो, हाँ अच्छा कॉपी कर रखा है 3.38। थ्री 3.4 इंटू 10⁻38, ठीक है। तो 3.4 इंटू 10⁻38 का मतलब होता है 3.e+38। ओके, तो शॉर्ट में लिखने का तरीका है ये। क्लियर है? पक्का? और अगर आप इसको माइनस करते हो तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं, यहीं तक कंप्लीट आज का कार्यक्रम ये समाप्त करते हैं। और रिकॉर्डिंग